मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस के क्लास चल रहे हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण टॉपिक और चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, कंप्यूटर जेनरेशन के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर से परिचय वो सारी चीज़ें हमने देखा था और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जनरेशन के बारे में और हिस्ट्री के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग मुख्य रूप से इंक में ले लेता हूं ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, चलिए। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से हर चीज़ आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कह सकते हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत हुई लगभग 2000 से लेकर 3000 बीसी के बीच इसकी शुरुआत को माना जाता है, कंप्यूटर की शुरुआत को। ठीक है, तो सबसे पहले जो आया था एक डिवाइस आया था जिसका नाम था एबेकस। क्या नाम था? एबेकस। आप सबको याद रखना है क्या नाम था? एबेकस। वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन कंप्यूटिंग डिवाइस एंड हेल्प्ड इन कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे शुरुआत में जो डिवाइस बनाया गया था वो कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया गया था। किस काम के लिए बनाया गया था? कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए। किसके लिए? कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, और इसे ही क्या कहा गया था? फर्स्ट कैलकुलेटर। तो इनका क्या नाम था? एबेकस नाम था। ये इमेज है इसका, कुछ इस प्रकार से दिखते थे। तो फर्स्ट कैलकुलेटर, यहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? अगर क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है तो 2-3 क्वेश्चन। क्या? फर्स्ट कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस जो बनाया गया था, फर्स्ट कैलकुलेटर। तो फर्स्ट कैलकुलेटर जो बनाया गया था उस डिवाइस का नाम क्या था? तो आपको बताना है एबेकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का। ठीक है, ये फर्स्ट कैलकुलेटर भी था। तो आपको बताना है, अगर पूछा जाए प्रश्न में कि फर्स्ट कैलकुलेटर कौन सा डिवाइस था या फर्स्ट कैलकुलेटर का क्या नाम था, तो एबेकस नाम था। और इसका जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एबेकस के बाद जो नेक्स्ट डिवाइस आता है अपने पास पास्कल कैलकुलेटर के नाम से, ये 1645 के आसपास आता है। कब? पास्कल कैलकुलेटर के नाम से 1645 में आता है और इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। तो ये ब्लेज पास्कल नाम के व्यक्ति ने इसे इन्वेंट किया था और ये खुद के नाम पे ही यानी अपने पास्कल के नाम पे इन्होंने इस डिवाइस का नाम क्या रख दिया? पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, ए मैकेनिकल कैलकुलेटर फॉर एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, सो कॉल्ड एडिंग मशीन। तो दोस्तों ये एक तरह का क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस। क्लियर है? और इसका मुख्य रूप से जो काम क्या था कि एडिंग करना और सब्सट्रैक्टिंग करना, ये दो तरह के काम के लिए इस डिवाइस को बनाया गया था और इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? एडिंग मशीन भी नाम दिया गया। अब ये मैकेनिकल डिवाइस क्या होता है? ये कैलकुलेटर क्या था? जो ये आपका पास्कल कैलकुलेटर था, ये मैकेनिकल डिवाइस था। मैकेनिकल डिवाइस एक्चुअली क्या होता है? द मशीन विच इज ऑपरेटेड बाय मैन पावर। तो ये बिजली से नहीं चलता था, ये मैन पावर से चलता था, मैनुअली एक इंसान इसे चलाता था। ठीक है, जो सेकेंड टाइम में पास्कल कैलकुलेटर आया। यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो यहां से देखिए क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन कम से कम आपके यहां से बनते हैं कि एडिंग मशीन किस डिवाइस को कहा जाता है? ये कहा गया। तो एडिंग मशीन किस डिवाइस को कहा गया? तो पास्कल कैलकुलेटर को कहा गया। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो आपको एडिंग मशीन हमने हाईलाइट कर रखा है अलग कलर में, इसे आप देख सकते हैं। और इसका मुख्य रूप से काम क्या था? एडिंग करना और सब्सट्रैक्टिंग करना। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया गया था शुरुआती दौर में,
तो आपको बताना है पास्कल कैलकुलेटर, और इसका दूसरा नाम क्या है, एडिंग मशीन भी दिया गया। और ये मशीन किससे चलता था, मेन पावर से चलता था। ठीक है, मेन पावर से मैन्युअली रूप से चलाया जाता था। ये इसका इमेज है, देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से माना जाता है, 1791 से लेकर 1871 तक। यहां पे जो शुरुआत हो, चाहे चार्ल्स बेबेज के द्वारा शुरुआत किया जाता है। फर्स्ट गैव द आइडिया ऑफ कंप्यूटर एंड आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का आइडिया दिया, एक कंप्यूटर का आइडिया कितने दिया, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज ने दो डिवाइसें तैयार किए, आगे हम उस डिवाइस को देखेंगे। तो फर्स्ट जो आइडिया दिया कंप्यूटर का, वो चार्ल्स बेबेज ने दिया और डिवाइस तैयार किया। उस डिवाइस को एडा लवलेस नाम का एक व्यक्ति था, जो उस समय के प्रोग्रामर थे। क्या थे, प्रोग्रामर थे। उसने क्या किया, चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो बनाया हुआ डिवाइस था, उसमें इन्होंने फर्स्ट एल्गोरिथम क्रिएट किया, यानी उन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया। किसके लिए, चार्ल्स बेबेज के डिवाइस के लिए इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया। यानी चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था, एक तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे कि चार्ल्स बेबेज ने जो पहला कंप्यूटर बनाया, उसमें जो उन्होंने प्रोग्राम डाला गया उस चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर में, वो एडा लवलेस के द्वारा डाला गया, और इसे बोला जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर। क्या बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, तो आपको आपका आंसर होना चाहिए एडा लवलेस। क्या, एडा लवलेस। और अगर आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड टू मेन कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग, दो महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग सिस्टम को इन्होंने जो है इन्वेंट किया। कितने, दो। ठीक है, और ये दोनों क्या था, बोथ आर बेस्ड ऑन हाईली मैथ। जो मैथ के प्रॉब्लम्स थे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसे सोल्व करने के लिए, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के सवालों को सोल्व करने के लिए ये दो मेन कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया गया। किनके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है, तब तो दोनों का नाम, पहले का नाम था डिफरेंस इंजन, जो 1820 में तैयार किया गया, डिफरेंस इंजन। और ये डिजाइन टू टेबुलेट पॉलीमियल फंक्शंस। तो ये पॉलीमियल फंक्शंस पे काम करते थे, और बहुत सारे फॉर्मूलेस यहाँ पे काम करते थे। मैथ के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस चीज को बनाया गया। और फिर वहीं दूसरा डिवाइस जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। क्या नाम था, एनालिटिकल इंजन। वो 1837 में इन्होंने बनाया। कब बनाया, 1837 में बनाया। यूज्ड टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी फॉर्मूला। ये मैन्युअल रूप से जो बनाया गया था एनालिटिकल इंजन, वो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो ट्रिग्नोमेट्रिक थे उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज, फंक्शंस, उनके फॉर्मूलेस को सोल्व करने के लिए बनाया गया था। तो जो डिफरेंस इंजन है, ये इनके इमेज है, फोटो है। और जो एनालिटिकल इंजन है, कुछ इस प्रकार से दिखते थे, जो चार्ल्स बेबेज ने तैयार किए उस समय। ठीक है, और ये दोनों इंजन आगे चलकर क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, फेल टू ड्यू टू फंडिंग। तो फंडिंग के कारण ये दोनों इंजन क्या हो गए, फंडिंग के कारण ये दोनों इंजन फेल हो गए। वहीं आगे चलकर 1910 में हेनरी बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज के कौन थे, चार्ल्स बेबेज के ये सन, यानी उनका पुत्र था। उन्होंने 1910 में जो चार्ल्स बेबेज ने कॉन्सेप्ट, एक आइडियाज, एक सिस्टम बनाया हुआ था, एक डिवाइस तैयार किया था, उनको उन्होंने इंप्रूव करने का कोशिश किया। किनने, हेनरी बेबेज ने। ठीक है, तो ये बड़े स्क्रीन में हम देख सकते हैं डिफरेंस इंजन। ये क्या है, डिफरेंस इंजन। और ये है आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, जो किससे चलता था, मेन पावर से चलता था, यानी इलेक्ट्रिक से नहीं, मेन पावर से मैन्युअली रूप से चलाना पड़ता था इस चीज को। अब शुरुआत होता है 1942, जो फर्स्ट जेनरेशन। तो फर्स्ट जेनरेशन की शुरुआत होता है कंप्यूटर के फर्स्ट जेनरेशन का 1942 से 1955 के बीच। टोटल हम लोग कंप्यूटर के जेनरेशन को 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला जनरेशन 1942 लेकर 1955 का जो समय था, टाइम पीरियड था,
इसमें फर्स्ट, इस टाइम पीरियड को फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके हम टू द पॉइंट बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे, और एग्जाम में यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर हाईली इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये क्या था, हाईली इलेक्ट्रॉनिक्स था। और फर्स्ट टाइम फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद क्या, यूज वैक्यूम ट्यूब टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल जो है स्टोर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया गया। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, तो आज की भाषा में अगर हम बात करें, आज का टाइम पीरियड में अगर हम तुलना करें, तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स डाले जाते हैं, वो प्रोग्राम्स उस समय जो डाला गया था वो वैक्यूम ट्यूब के अंदर डाला गया था, कि कंप्यूटर में किस तरह से कोई भी चीजें हम डालेंगे तो फंक्शंस किस प्रकार से काम करेंगे, वो सारी चीजें किसके अंदर डाला गया था, वैक्यूम ट्यूब के अंदर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग वैक्यूम इन सील्ड कंटेनर, और इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाता था, यहां पे यूज किया जाता था वैक्यूम कंटेनर, जो वैक्यूम ट्यूब था कंटेनर के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता था। और आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम यूज किया। इससे पहले जो चीजें हमने बताया, वो जितने भी डिवाइस बनाए गए, इजाद किए गए, वो सारे मैन पावर से चलते थे। ठीक है, पहला तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया। चलो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है यूज मैग्नेटिक ड्रम टू स्टोरेज। तो जिस प्रकार से आज के डेट में हम लोग हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आज के कंप्यूटर में रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये तीनों जो कह सकते हैं कि चीजें लगाए जाते हैं, उसके अंदर पार्ट्स लगाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक ड्रम का। और वहीं इंस्ट्रक्शंस को यानी प्रोग्राम को जो स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो साइज था, बहुत ही बड़ा साइज था, लगभग 30 टन। तो मान सकते हैं कि 30 टन के इनका जो वजन था, 30 टन वजन था। तो सोच सकते हैं कि इसका साइज कितना बड़ा होगा। और अगला पॉइंट है लेस एक्यूरेसी। इसका जो एक्यूरेसी है बिल्कुल लेस था। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कितना वो हमें सही आउटपुट देता है, तो आउटपुट भी उतना हमें सही नहीं देता था। यहां पे हमने दिखाया आपको वैक्यूम ट्यूब को, जिसका इस्तेमाल जो इंस्ट्रक्शंस थे, प्रोग्राम थे, उसे स्टोर करने के लिए उस टाइम में फर्स्ट जनरेशन के टाइम में किया गया। तो यहां से प्रश्न मुख्य रूप से 3 प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं, यहां से 3 प्रश्न बनते हैं। आप लोग जरूर नोट्स बनाइएगा, और इसको हम आपके टेलीग्राम ग्रुप और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें हम आपके इस क्लास नोट को पीडीएफ के फॉर्मेट में शेयर कर देंगे। वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। और जो चीजें स्क्रीन पर नहीं हमने दिख रहा है या हमने नहीं यहाँ पे दिखाया, वो आप अलग से कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और साथ साथ में नोट करते जाएं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया, कंप्यूटर के किस जनरेशन में किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में किया गया। किस जनरेशन में किया गया, फर्स्ट जनरेशन में किया गया। उसके बाद इस डेटा को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में किया गया। एक प्रश्न को अगर घुमा के पलट के पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज के रूप में किसका प्रयोग किया गया, तो मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, मैग्नेटिक ड्रम का। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन के ये हैं आपके कंप्यूटर के इमेज कुछ इस प्रकार के दिखते थे। ये इसके वजन कितने थे, 30 टन। ठीक है, ये एक्सपेंसिव थे, यानी बहुत ज्यादा खर्चीला, बहुत ज्यादा महंगा था। नॉट फॉर कमर्शियल यूज, ये कमर्शियल यूज के लिए नहीं था। लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, यानी जब 30 टन के कंप्यूटर हैं तो सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी उसको उसी हिसाब से चाहिए, यानी बिजली की खपत, बिजली की बहुत ज्यादा खपत ये एब्जॉर्ब करती है बिजली को, बहुत ज्यादा चलाने के लिए इसको जरूरत पड़ता था। यानी इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को बिजली कंप्यूटर को चलाने के लिए
बहुत मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ता था, और जाहिर सी बात है जब बहुत मात्रा में कोई डिवाइस बिजली को लेंगे, वो चलाने के लिए, चलने के लिए वो बिजली लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो हीट भी बहुत ज़्यादा वहाँ हीट वो छोड़ेंगे। ठीक है, वो डिवाइस क्या करेंगे, हीट को छोड़ेंगे। एसी रिक्वायर्ड एज लॉट ऑफ हीट इज इमिटेटेड। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े मशीन में जब दुनिया भर के बिजली को ले रहा है, बहुत मात्रा में बिजली ले रहा है डिवाइस, तो जाहिर सी बात है हीट ज़्यादा पैदा करेगा, और जब हीट ज़्यादा पैदा करेगा तो उसे नॉर्मल करने के लिए एसी का रिक्वायर्ड पड़ेगा। ठीक है, रिलाइव्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन। तो ये क्या था, फर्स्ट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन था। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि फर्स्ट, या पूछा जाए कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया, तो आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, तो लो लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एनवक, जो इनका एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, एनवक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, और इसे ही कहा गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या कहा गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आपको नाम बताना है एनवक। तो एनवक फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनवक। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स आए, IBM, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 701, यूनिवेक 1951 में आया। ये वेरी वेरी VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवेक का, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं था, लेकिन 1951 में जो यूनिवेक कंप्यूटर आता है, यूनिवेक कंप्यूटर आता है फर्स्ट जनरेशन में 1951 में, वो कमर्शियल यूज के लिए भी आता है, इसलिए फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कहा जाता है। तो यहाँ, और इसका यूज कहाँ गया, साइंटिफिक यानी जो वैज्ञानिक रिसर्च है वहाँ पे, और उसके बाद जो मिलिट्री है, मिलिट्री में इसका इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं। पहला क्या, फर्स्ट जनरेशन से प्रश्न पहला क्या बनता है कि जो डेटा इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस लिए किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का, स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। फर्स्ट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनवक। क्या था, एनवक। उसके बाद फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक, ये है फर्स्ट कमर्शियल। तो 5-6 प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड था 1955 से लेकर 1964 तक, 1955 से लेकर 1964 तक। ठीक है, पहला पॉइंट, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए, अब इन्होंने क्या, फर्स्ट जनरेशन में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, लेकिन जब सेकंड जनरेशन स्टार्ट होता है तो यहां पे वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वैक्यूम ट्यूब के जगह पर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। या ट्रांजिस्टर का प्रयोग सबसे पहले, या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया, तो आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। उसके बाद जो स्टोरेज के रूप में वहां पर मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जा रहा था, स्टोरेज के रूप में यहाँ पे मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया सेकंड जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया, फास्ट, इफिशिएंट एंड रिलायबल हो गया, स्टिल कॉस्टली था, नॉट फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज के लिए नहीं था, लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम जो है इलेक्ट्रिसिटी ये लेने लगा, मतलब ऑपरेट होने के लिए, चलने के लिए। बट ये भी क्या है, एक बहुत ही मात्रा में हीट पैदा करता था, यानी हीट में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ये भी मशीन बड़ा ही था, तो ये हीट ज्यादा पैदा करता था, इलेक्ट्रिसिटी कम ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो
फर्स्ट टाइम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में स्टार्ट होता है और वहां पर यूज किया जाता है फोटोन और कोबोल का। ये है क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारी भाषा को, आम इंसान की भाषा को नहीं समझते, कंप्यूटर अपनी भाषा को समझते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों का अलग अलग भाषा है, उसमें हम अपने जो कह सकते हैं कि भाव हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हरियाणवी, पंजाबी, बंगला, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के जो लैंग्वेज थे उस समय इस्तेमाल किए फर्स्ट टाइम में हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोटोन और कोबोल थे। ठीक है, तो यहां से दो तीन प्रश्न बनते हैं यहां से कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, फर्स्ट टाइम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल या वैक्यूम ट्यूब की जगह पे, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे इंस्ट्रक्शन डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का किस जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया, तो सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में शुरुआत हुई, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम शुरुआत हुई। और फोटोन और कोबोल क्या है, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC यूनिवैक 1108, हनीवेल 200, IBM 1401। ये कुछ कंप्यूटर के नाम है, जो ये सारे कंप्यूटर क्या हैं, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन का। तो थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1965 से लेकर 1974 के बीच माना जाता है। यूज ऑफ IC, यानी IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब जो है वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर के हैं, यानी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए, जो वहां पे पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम और उसके बाद ट्रांजिस्टर और फिर मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जा रहा था, इन सभी को हटा के इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करने का क्या हो गया, यहां से शुरुआत होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। उसके बाद इनके जो इंक्रीज कर गए, क्या इंक्रीज कर गए, स्पीड और स्टोरेज इंक्रीज किए गए, साइज और छोटा हो गया, क्योंकि अब हम जब जिस प्रकार से हम डेवलप की ओर, कंप्यूटर के डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कंप्यूटर विकास कर रहा है वैसे वैसे इसके साइज क्या हो रहे हैं, साइज कम हो रहे हैं, मेंटेनेंस खर्चा कम हो रहा है। ठीक है, इसके जो दाम है वो कम हो रहे हैं, तो लेस मेंटेनेंस। ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है यहां से थर्ड जनरेशन से। लेकिन सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में भी एक कंप्यूटर आया था, अभी हमने आपको बताया, ठीक है, जिसका कमर्शियल यूज हुआ था। ठीक है, स्टिल जनरेट हीट तो जनरेट करेंगे। और फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया गया, क्रेडिट कार्ड बिलिंग में इसका इस्तेमाल किया गया और मार्केट फोरकास्टिंग में इसका क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहां से प्रश्न बनते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। फर्स्ट कमर्शियल यूज के लिए कंप्यूटर की शुरुआत कहां से मानी जाती है, थर्ड जनरेशन से मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल है IBM सिस्टम 1360, NCR 395 और हनीवेल 6000। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं चौथे जनरेशन की। अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1975 अप टू टिल नाउ। ठीक है, अभी तक। तो इसमें जो क्या है, आईसी का तो प्रयोग हुआ। आईसी क्या होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। इस आईसी में एक चिप होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं। इसको दो भागों में इन्होंने बांटा। यहाँ पे जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में LSI का प्रयोग किया गया, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट उसे बोलते हैं जिस सर्किट के ऊपर 100 से लेकर 1000 तक के 1000 तक की संख्या में ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, छोटे छोटे जो है इक्विपमेंट, वो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो उस पर लगाए जाते हैं। उसके बाद साथ ही प्रयोग किया गया VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस सर्किट में 1000 से लेकर 1 लाख तक इसमें जो है छोटे छोटे कंपोनेंट लगाए गए। ठीक है, बाय यूजिंग LSI टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर वाज प्रोड्यूस। तो फर्स्ट टाइम माइक्रो प्रोसेसर जो है, इस टाइम माइक्रो प्रोसेसर का यूज जो है
करने की शुरुआत होती है किस जनरेशन में, तो फोर्थ जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर का शुरुआत किस जनरेशन में माना जाता है, तो फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर के। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर का यहीं से शुरुआत माना जाता है। स्मॉल साइज हो गया, मोर स्पीड हो गया, स्टोरेज भी बढ़ गए, पोर्टेबल हो गए। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह हम लेकर जा सकते हैं, जैसे आपके लैपटॉप्स वगैरह हो गए, चिप हो गए। उसके बाद हीट भी क्या हो गया, लेस हो गया हीट। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आपको जो बनते हैं तीन चार पॉइंट है। एक एलएसआई आपको याद रखना है, एक भी एलएसआई याद रखना है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कब हुई, तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम जो है शुरुआत की गई। माइक्रो कंप्यूटर का भी शुरुआत यहीं से हुआ। ठीक है, इसके कुछ यूजेस, जैसे यूजेस क्या है, तो व्हीकल्स में इनके यूज होने लगे, माइक्रो ओवन में यूज होने लगे, इलेक्ट्रॉनिक गेम में इसके यूज होने लगे। और ये सारे जितने भी व्हीकल्स, माइक्रो ओवन या इलेक्ट्रॉनिक गेम, ये सब किस पे बेस्ड थे, माइक्रो प्रोसेसर पे। ठीक है, तो ये कुछ कंप्यूटर हैं। अभी भी कहीं कहीं आपको रेलवे स्टेशन में इस तरह के कह सकते हैं कि मॉनिटर वाले कंप्यूटर आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। बहुत पुराने पुराने, ये तो चल रहे होंगे, ये तो रखे गए होंगे। उसके बाद थोड़ा सा और डेवलप होता है फोर्थ जनरेशन में ही इस प्रकार के जो हम लोग आज के डेट में कंप्यूटर देखते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर आ गए। उसके बाद यहीं से एप्लीकेशंस वगैरह, अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस यूज करने मतलब होना स्टार्ट हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने के लिए होम कंप्यूटर्स आ गए, जो होम कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, एग्जांपल है IBM PC11 माइक्रो कंप्यूटर, एप्पल सेकेंड, हनीवेल 8060 सीरीज आ गया। उसके बाद क्रे 1, क्रे XMP आया, जिसे सुपर कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सुपर कंप्यूटर की शुरुआत होती है फोर्थ जनरेशन से। और फोर्थ जनरेशन में जो सुपर कंप्यूटर आया उसका नाम है क्रे, यानी CRAY, क्रे 1 एंड क्रे XMP। ठीक है, इसके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 5 जनरेशन में चलते हैं। तो 5 जनरेशन है, प्रेजेंट टाइम का जो जनरेशन है वो 5 जनरेशन चल रहा है। और आगे भी जो आगे आने वाले समय है, अभी का समय और आने वाले समय क्या है, ये 5 जनरेशन के समय है। लेस कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग हो गया यहाँ पे। उसके बाद बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, अलग से एक सेपरेट वीडियो हम जरूर आपके लिए बनाएंगे। तो देखिए, इंटेलिजेंस किस में होता है, ह्यूमन ब्रेन में, जो ब्रेन है, मानव के दिमाग है, वो उसमें इंटेलिजेंस होते हैं। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, बनावटी। तो मनुष्य के जैसा सोचने वाला, मनुष्य के जैसा हरकत करने वाला ब्रेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत उसी तरह के बनाकर एक डिवाइस के अंदर डाल दिया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप रोबोट देख रहे हैं, उसके बाद आप गूगल में सर्च को कर रहे हैं, तो आपके वॉइस से आपके डेटा निकल के सामने आ जाता है। फिर आप गूगल के एलेक्सा को देखिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। उसके बाद बेस्ड ऑन ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। और इसमें क्या किया गया, जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, इसके सर्किट जो IC थे उसमें 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के उसमें वो छोटे छोटे कंपोनेंट लगने स्टार्ट हो गए। तो 5 जनरेशन बहुत ही फास्ट हो गया। उसके बाद चीप एंड कंप्यूटेबल हो गए, पोर्टेबल हो गए। ठीक है, एग्जांपल क्या है, आज जो आप जितने तमाम प्रकार के आप कंप्यूटर्स देख रहे हैं वो 5 जनरेशन के कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक्स, ये सारे चीज। तो यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस जनरेशन में माना जाता है, तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन में इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत को माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे ULSI का प्रयोग किया गया, फर्स्ट टाइम ULSI का प्रयोग किया गया है, जहां पर जो IC होते हैं, सर्किट होते हैं, वहां पे 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के कंपोनेंट को वहां पे उस जो कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट है उस पर लगाया जाता है। ठीक है, अब हम इसको एक टेबल के माध्यम से इंपॉर्टेंट चीजें एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो याद रखने वाली चीजें हैं, यहां पे हमने पॉइंट रखा हुआ है, स्टोर इंस्ट्रक्शंस। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वहीं पे स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। ये एक प्रकार का लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड था कंप्यूटर, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वाले, जिसका उदाहरण है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का उदाहरण है एनीवेव। ठीक है, उसके बाद सेकंड जनरेशन में आते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब के जगह पे इंस्ट्रक्शन को कह सकते हैं कि स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। यह फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर था, जिसमें लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया फोर्ट्रॉन और कोबॉल लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया। सेकंड जो थर्ड जनरेशन है, वहां से IC
चिप जो होते हैं उसका प्रयोग की शुरुआत माना जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट का, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया गया, एयरलाइन रिजर्वेशन में इस्तेमाल किया गया, क्रेडिट कार्ड बिलिंग में इसका इस्तेमाल किया गया, यहाँ से शुरुआत होता है। फोर्थ जनरेशन में जो है कुछ व्हीकल्स, माइक्रो ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें की शुरुआत हुई और ये सभी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। यानी माइक्रो प्रोसेसर की जो शुरुआत हुई वो फोर्थ जनरेशन से माना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें भी थे, LSI और VSLI का प्रयोग किया गया। उसके माइक्रो प्रोसेसर हमने बता दिया, माइक्रो कंप्यूटर का भी यहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुपर कंप्यूटर देखने को मिलता है फोर्थ जनरेशन में, CRAY और CRAY-XMP। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आते हैं, जो प्रेजेंट टाइम का जनरेशन चल रहा है, यहाँ पे जो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत हो गई यूज करने का। उसके बाद ULSI को यहाँ पे यूज किया गया। तो ये था इंपॉर्टेंट आपके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप किसी भी हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिखना है टोटल एग्जाम। टोटल एग्जाम लिखकर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके साइन अप करने के बाद आप कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप पैड कोर्स में जाएंगे। पैड कोर्स में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑल कोर्स करके। ऑल कोर्स में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या तो फोन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम कर लीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। ये नहीं, यही नंबर है, आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख लिया है कॉल और व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल करें। टेलीग्राम का ये हमारा लिंक है, मुझे मेल भी कर सकते हैं help@totalexam.in के नाम से हमारा ईमेल आईडी। हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं, टोटल एग्जाम के नाम से है, और यूट्यूब चैनल पे तो है ही, आप मुझे देख रहे हैं अभी। उसके बाद आप हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं जो टोटल एग्जाम के नाम से। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।